रात का समय था और सुनसान घने अंधेरे में दो व्यक्ति चल रहे थे, मोहन और सुरेश। सुरेश के चेहरे पर डर झलक रहा था। भाई मोहन, अब यहाँ से चलो, हमें यहाँ से और अंदर नहीं जाना चाहिए। जानते हो ना, अगर हम ज्यादा अंदर गए तो हमारे साथ क्या होगा? तुम अब भी बचपन की कहानियों पर भरोसा करते हो? अरे वो तुम्हारी माँ इसलिए कहती थी ताकि तुम रात को बाहर ना निकलो। नहीं मोहन, तुम भी जानते हो कि कितने लोग यहाँ आए हैं और कभी लौटकर वापस नहीं गए। यहाँ तो उसका नाम भी लेना वर्जित है। मैं नहीं डरता। अगर सच में ऐसा कुछ है ना, तो आज तो मैं उसकी झोपड़ी ढूंढ कर रहूंगा। और तुम्हें लगता है कि नाम लेने से वो यहाँ आ जाएगी? तो अभी लेता हूँ उसका नाम, बाबा। मोहन नाम पूरा ले पाता इससे पहले ही। उसका नाम इस जंगल में मत लेना मोहन। तुम बहुत बहादुर हो, मैं जानता हूँ, पर मुझे मरने की इतनी जल्दी नहीं है। अब तुम यहीं रुक जाओ और आगे मत जाओ। ठीक है, नहीं लेता, लेकिन मैं जा रहा हूँ जंगल में। तुम्हें अगर डरपोक बनकर यहीं रहना है तो यहीं रहो। कोई भी बुरा साया नहीं है इस जंगल में, बस डाकू होंगे, और ये सब तो लोगों की कल्पनाएं हैं बस। मोहन गुस्से में आगे चलता चला गया और सुरेश भी उसे मनाने के इरादे से उसके पीछे गया। दोनों कुछ दूर जंगल के अंदर पहुंचे ही थे कि तभी उन्हें एक झोपड़ी दिखी, जिसमें दरवाजे और खिड़कियों की जगह तो थी, पर दरवाजे और खिड़कियां थी नहीं। मोहन, बस इससे आगे नहीं, ये वही झोपड़ी है। तुम भी जानते हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम भी यहाँ से लौट चलो। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी यहाँ कुछ नहीं है, बस एक पुराना वीरान घर है। सुरेश की आंखें दहशत से खुली की खुली रह गई। सुरेश वहां से उल्टे पांव गया। वहीं दूसरी ओर मोहन झोपड़ी में घुस गया, जहां बस एक कुर्सी रखी थी। कहा था उससे कि कुछ नहीं है यहाँ, बस पुश्तों से लोगों के अंदर डर बना रखा है। तभी पीछे रखी कुर्सी के हिलने की आवाज आने लगी। मोहन पीछे मुड़ता है और डर जाता है। कौन है वहाँ? अच्छा, बस ये कुर्सी थी शायद, हवा से हिल गई होगी। मोहन जैसे ही दोबारा मुड़ता है, वो साक्षात दहशत को अपने सामने पाता है। एक बड़े नाक वाली बूढ़ी औरत, जिसके लंबे नाखून थे, पैने दांत, और उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे। कौन हो तुम? बाबा यागा। बाबा यागा ने अपने लंबे नाखूनों से मोहन की छाती भेद दी और मोहन की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। 4 लोग जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी कवर करते थे, किसी नई घटना पे बात कर रहे थे। कालवन जंगल में फिर से कोई लापता हो गया है। उस जंगल में रात के बाद जाना मना है। फिर भी कोई मोहन नाम का व्यक्ति कुछ दिन पहले ही उस जंगल में गया और लौट कर नहीं आया। और खबरों के अनुसार उसका साथी सुरेश उसे पूरे रास्ते मना करता रहा, पर जब सुरेश ने एक झोपड़ी देखी तो उसे चुड़ैल की झोपड़ी समझकर भाग निकला। ये काम जरूर किसी आत्मा या नेगेटिव एनर्जी का है। हमें वहां चलना चाहिए, क्या कहते हो? हाँ सर, चलते हैं। आखिर मेरा पहला फील्ड एक्सपीरियंस होगा। ओके, तो सब तैयारी कर लो। हम लोग आज ही निकलने वाले हैं और कल तक हम सब लोग होंगे कालवन के जंगल में। जब मनीष और अंकित वहां से चले गए, तब मैथ्यू ने रीना से कहा, रीना, है ना ये परफेक्ट स्पॉट इन दोनों की मौत के लिए? है तो, पर तुम्हें थोड़ा रिस्की नहीं लग रहा? आखिर वहां पर डेथ रेट 100% है। अगर उस जंगल में ज्यादा अंदर चले गए तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पर तुम जानती हो ना कि हमारे वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज कितने पैसे कमा रहे हैं। मनीष हमारे साथ पहले से है और उस अकेले का शेयर 40% का है। अगर ये अपने रास्ते से हट गया ना, तो प्रॉफिट सिर्फ हम दोनों का होगा। हाँ, बात एकदम सही है। फिर हम दोनों की लाइफ सेटल और शादी पक्की।
तो ये है कालवन जंगल। देखकर ही लगता है कि इस जंगल में नहीं जाना चाहिए। तुम तो अभी से डर गए। यही तो मजा है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को कवर करने का। एडवेंचर, थ्रिल सब मिलता है। हाँ, अब चलो अंदर चलते हैं। आखिर हमें कुछ डिस्टेंस कवर करना होगा जंगल के बीचों बीच पहुंचने के लिए। चलो चलते हैं। चारों जंगल में कुछ दूर तक निकल आए थे और थकान ने उन्हें जकड़ना चालू कर दिया था। चारों एक जगह ठहर के आराम करने लगे कि तभी एक आदमी अंधेरे में उनके पास आ गया। कौन है? कौन है? भूत? नहीं, ये भूत नहीं है। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुरेश था। मैं सुरेश। मैंने तुम सबको जंगल में जाते देखा तो तुम सबका पीछा कर लिया। मुझे माफ करना। पर हमारा पीछा क्यों किया? तुम सबको चेतावनी देने के लिए। अभी तक तुम लोग सीमा के बाहर हो। लौट जाओ। अगर यहाँ गलती से भी उसका नाम ले लिया ना तो भाग भी नहीं पाओगे। किसका नाम? बाबा यागा। बाबा यागा मतलब वो कहानियों वाली चुड़ैल? बाबा यागा कोई आम चुड़ैल नहीं है। उसे चुड़ैलों की रानी माना जाता है और उसी के कारण रात में कोई कालवन में नहीं आता। मैंने अपना दोस्त खोया है। अच्छा, तुम वही सुरेश हो ना जिसका दोस्त इस जंगल में कुछ दिन पहले लापता हो गया था? लापता नहीं हुआ। मैंने उसे मना किया था कि उस झोपड़ी में मत जाओ, लौट चलो। पर वो बहादुरी और मूर्खता के बीच का अंतर नहीं समझ पाया और मारा गया। किसने मारा उसे? बाबा यागा। समय रहते इस जंगल से निकल जाओ। सुरेश वहां से चला गया। सुरेश के जाते ही रीना ने बैग से 4 पेस्ट्रीज निकाली और सबके हाथों में एक एक पेस्ट्री दे दी। अभी रास्ते में इसे ही खाते खाते चलेंगे। मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। तुम सब आगे बढ़ो। पर मैम, आप अकेले कैसे रुकेंगी इस जंगल में? हाँ, तुम सही कह रहे हो। ऐसा करो, तुम और मनीष साथ में जाओ। मैं रीना को लेकर आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो हम दोनों आगे बढ़ते हैं। मनीष और अंकित वहां से आगे बढ़ गए। जैसे ही दोनों रीना और मैथ्यू की नजरों से ओझल हुए, मैथ्यू रीना से कहता है, रीना, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। आखिर तुमने उसे पेस्ट्री जो दे दी है, उसे खाने के कुछ घंटों बाद ही उसकी मौत हो जाएगी। हाँ, प्लान तो यही था। अब हम उन दोनों की लाश कंफर्म करेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। बाबा यागा का नाम सुनने के बाद मेरा आगे जाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा क्या है उस नाम में? बाबा यागा रूस, इंग्लैंड जैसी जगहों पर जानी जाती है। अगर यहाँ सच में ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी रहती है ना तो हमारी खैर नहीं। तुम्हें इतने सालों में पहली बार डरा हुआ देखा है। अगर ऐसा है तो हमें चलना चाहिए। रीना और मैथ्यू वहां से लौटने लगे। दोनों कुछ दूर चले ही थे कि उस अंधेरे में कोहरा छाने लगा। ये कोहरा तो बहुत घना है, पर कोई बात नहीं। अभी हम इस जंगल में ज्यादा अंदर नहीं गए हैं। कुछ देर चलेंगे तो जंगल के बाहर निकल जाएंगे। हाँ, सही कहा। चलो अब, रुको मत। दोनों काफी देर तक चलते रहे। तभी अचानक कोहरा हटने लगा और उन दोनों ने एक बिना दरवाजे और खिड़कियां वाली झोपड़ी को देखा। अजीब बात है, ये झोपड़ी आते समय तो नहीं दिखी थी और इतनी दूर तक चलने के बाद अब तक तो हमें बाहर निकल जाना चाहिए था। हाँ, सही कहा। शायद कोहरे की वजह से हम थोड़ा रास्ता भटक गए। कोई बात नहीं, चलो यहाँ से जाकर आराम करते हैं। वो दोनों जैसे ही झोपड़ी के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि एक लालटेन से झोपड़ी में रोशनी हुई थी और वहां पर 2 पेस्ट्री रखी हुई थी। रीना, ये सब क्या है? ये पेस्ट्री तो मैंने उन दोनों को दी थी, तो ये यहाँ कैसे? रीना, मुझे लगता है कि हम जंगल के बाहर नहीं आए, बल्कि हमें इस जंगल के अंदर कोई खींच लाया है। तभी उन दोनों के कानों में एक बूढ़ी औरत के हंसने की आवाज टकराई। कौन है? कौन है?
बाबा यागा। मैथ्यू, मुझे डर लग रहा है। दोनों ने चारों तरफ मुड़कर देखा, पर उन्हें कोई नहीं दिखा। तभी उन दोनों को वहां पर वही भयानक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। जहर, किसमें है जहर? इस पेस्ट्री में या तुम्हारे मन में? हाँ? कौन हो तुम? हमें जाने दो प्लीज। हमें यहाँ नहीं मरना, हम तो लौट रहे थे। कोहरे की वजह से हम अनजाने में यहाँ पहुँच गए। ये जंगल मेरा है। इस जंगल में चाहे बुरे बच्चे आए या अच्छे बच्चे आए, मैं सबको मार के खा लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। अचानक बाबा यागा ने अपने लंबे नाखूनों से मैथ्यू की छाती भेद दी। रीना ने जैसे ही ये देखा, वो झोपड़ी से निकलकर भागने लगी। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने देखा एक पेड़ पर 2 लाशें टंगी थी, अंकित और मनीष की। मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। डरो मत, ज्यादा दर्द नहीं होगा। जैसे तुमने जहर देकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही अब मैं तुम्हें अपना पेट भरने के लिए मारूंगी। तभी बाबा यागा ने रीना के सीने को अपने पहने नाखूनों से भेद दिया और उनके काल वन की यात्रा को उनकी अंतिम यात्रा में बदल दिया। शाम के 7 बजे थे। रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था और एक गाड़ी चंदनपुर को जाने वाले रोड से गुजर रही थी। अब सिर्फ कुछ ही घंटों में हम दिल्ली में होंगे। मानना पड़ेगा यार, गूगल मैप की मदद से एक शहर से दूसरे शहर जाना कितना आसान हो गया है। सही कहा तूने। पुनीत ने ये बात मुंह से निकाली ही थी कि तभी आदित्य ने कार रोक दी। अरे क्या हुआ यार, तूने ब्रेक क्यों लगाई? और करो गूगल मैप की तारीफ। कनेक्शन टूट गया है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे किस तरफ जाना है। उन लोगों ने देखा कि एक रास्ता सामने की तरफ जा रहा है और दूसरा रास्ता दाईं ओर। अब कैसे पता होगा कि आगे किस तरफ जाएं? यहाँ तो बस जंगल ही जंगल है। अरे ऐसे होपलेस मत हो, थोड़ा सोचने दो मुझे। उन लोगों ने देखा कि सामने से साइकिल पर एक आदमी चला आ रहा है। अरे अंकल सुनिए जरा। बोलो बच्चों। अंकल हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि हमें किस रास्ते से जाना चाहिए? अरे जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ ये तो सरूरपुर का रास्ता है और दिल्ली जाने वाला रास्ता जो है वो चंदनपुर गांव से होकर गुजरता है, ये दायां वाला। हाँ ठीक है, शुक्रिया अंकल। लेकिन मेरी मानो तो इस रास्ते से मत जाओ। 20 किलोमीटर पीछे जाओ और वहां से एक चौराहा आएगा, उसकी बाईं ओर से आप लोग 80 किलोमीटर चलने पर दिल्ली पहुंच जाओगे, लेकिन वो रास्ता सेफ होगा। अरे क्या अंकल आप भी, जब 50 किलोमीटर में काम हो सकता है तो हम 80 किलोमीटर के लंबे रास्ते से क्यों जाएं? अरे क्योंकि ये रास्ता चंदनपुर से होकर गुजरता है और वहां तुमको चेटकिन जरूर मिलेगी। ये चैटकिन क्या है? एक डायन जो कि सिर्फ तुम जैसे 20 साल तक की उम्र के जवानों को ही अपना शिकार बनाना पसंद करती है। थैंक यू अंकल। अब आप अपना रास्ता नापिए, हम तो चले दिल्ली की ओर। ऐसा कहकर आदित्य ने उस रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ दी और बेझिझक होकर ड्राइव करने लगा। क्या कमाल का हॉरर इफेक्ट दिया ना उस बंदे ने। मैं तो कसम से डर ही गई थी। तुझे किस बात का डर? तेरे हनुमान जी तो हमेशा तेरे गले में पड़े लॉकेट के थ्रू तेरा साथ रहते हैं ना। तभी अचानक से कोई भारी चीज विंड स्क्रीन पर आकर गिरी और विंड स्क्रीन पूरी तरह से लाल हो गई।
अभी वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही बोनट से धुआं निकला और कार रुक गई। अरे सब जल्दी से बाहर निकलो, कार ब्लास्ट हो सकती है। ये सुनकर सभी बाहर निकले और उन्होंने देखा कि बोनट पर एक कौवा मरा पड़ा है और उसी का खून इंजन में पहुंच गया है, जिसकी वजह से वो धुआं उठा। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ क्रो। अरे डरने की बात भला क्यों नहीं है, कौवा है या कुछ भी है, लेकिन इसने हमारी कार तो खराब कर ही दी ना। उन्होंने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। जंगल के अंदर कुछ ही कदम की दूरी पर उनको एक औरत झाड़ू लगाती हुई नजर आई। उसके बाल खोले थे और उसने काली साड़ी पहनी थी। उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। हेलो मैम, क्या आप यहीं कहीं आसपास रहती हैं? आपको सामने वो घर दिख रहा है ना, वो मेरा ही घर है। अरे यार, इससे बात मत करो, कहीं ये वही चैटकिन तो नहीं। ये सुनकर वो उन लोगों के करीब आ गई और सभी ने उसका चेहरा देखा। वो एक 25 साल की जवान खूबसूरत औरत थी। सॉरी मैम, ये बस थोड़ा डरी हुई है। खैर, आपने सुन ही लिया होगा कि हमारी कार खराब हो गई है। समझ नहीं आ रहा कि सुबह तक हम इस जंगल में कैसे रुकें। चाहो तो मेरे घर रुक सकते हो, मुझे भी मेहमान नवाजी का मौका मिल जाएगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब उन चारों को उस औरत पर भरोसा हो गया और वो उसके साथ उसके घर के अंदर चले गए। उसके घर में पुराने जमाने का चूल्हा जल रहा था, जिस पर रखे पतीले में वो कोई सूप तैयार कर रही थी। उसने उसके पास रखे कुल्हड़ों में सूप निकाला और फिर सभी के हाथ में एक एक कुल्हड़ देकर वो उन्हीं के पास बैठकर सूप पीने लगी। वैसे मैम, आप इस जंगल में रहती हैं, तो आपको भी शायद उस चेटकिन के बारे में पता होगा ना? हाँ, मुझे तो उसके बारे में सब कुछ पता है। तुम लोग सुनना पसंद करोगे? क्यों नहीं मैम, पूरी रात पड़ी है, हमें उसकी कहानी बताइए ना। 80 साल पहले एक बूढ़ी औरत चंदनपुर गांव की सरहद पर बनी एक कुटिया में रहा करती थी और घर घर जाकर भीख मांगा करती थी। दीपू बेटा, लो, बाहर जो अम्मा आई है ना, उनको पैसे दे आओ। दीपू ने अपनी माँ से पैसे लिए। ये लो अम्मा जी। भगवान तेरी उम्र लंबी करे। ऐसा कहकर बुढ़िया ने दीपू के सर पर हाथ फेरा और फिर अपनी कुटिया में वापस चली गई। उसी दिन दीपू शाम के टाइम न जाने कहाँ चला गया। ए जी सुनिए, दीपू शाम से घर नहीं लौटा है, आप उसको ढूंढने जाइए ना। दीपू के पिता ने अपने साथ गांव के कुछ आदमियों को लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। काफी ढूंढने पर उनको दीपू बहुत बुरी हालत में मिला। उसके दोनों पैर गल चुके थे। दीपू, मेरा बच्चा। सामने ही उनको उसी बुढ़िया की कुटिया नजर आ रही थी। कहीं ये काम इस बुढ़िया का तो नहीं? दीपू के पिता बहुत दुख में थे। उन्होंने पवन की बात पर ध्यान ही नहीं दिया और गांव में लाकर दीपू का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन फिर से वो बुढ़िया भीख मांगने गांव में आई। तभी पवन का छोटा बेटा बिट्टू उसके पास आया। अम्मा, ये लो पैसे, माँ ने आपके लिए भेजे हैं। बूढ़ी औरत ने पैसे लेकर उसके भी सिर पर हाथ फेरा। भगवान तुझे तंदुरुस्त रखे। ये कहकर बुढ़िया वहाँ से चली गई। लेकिन आज पवन का बेटा बिट्टू भी शाम होने पर गायब हो गया। ए जी, हमारा बेटा बिट्टू न जाने कहाँ है। शाम को पता नहीं कैसे घर से ही गायब हो गया। क्या उस बूढ़ी ने बिट्टू के सर पर हाथ फेरा था? हाँ, फेरा था, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? हे भगवान, वो डायन जिसके सर पर हाथ फेरती है वो शाम को गायब हो जाता है। अगर बिट्टू नहीं मिला तो समझो उसी ने मेरे बेटे को गायब किया है। ऐसे अपशब्द ना बोलिए जी। चलिए बिट्टू को ढूंढने चलते हैं, वो जरूर जंगल में खेलने गया होगा। अब गांव के कुछ आदमी बिट्टू के माँ बाप के साथ उसको ढूंढने के लिए जंगल गए तो उन्होंने उस बच्चे को भी मरा हुआ पाया। बिट्टुआ!
वो बच्चा भी ठीक उसी जगह पर जाकर मरा था जहाँ पर उस बूढ़ी औरत की कुटिया थी। अब पवन उसकी असलियत जानने की कोशिश में लग गया। रात के ठीक 12 बजे उसकी कुटिया के पास गया और उसने देखा कि जमीन पर एक बच्चा बेहोश पड़ा है, जिसके आसपास सफेद रेखा खींची हुई है और वो बुढ़िया उसके माथे पर कोई लेप लगा रही है। आज मैं इस डायन को खत्म करके ही रहूंगा। बिट्टू के पिता अब सरपंच के पास हल्ला मचाते हुए पहुंच गए। सरपंच साहब, वो बुढ़िया ही बच्चों के साथ काला जादू करती है और पिछले दिनों जितने भी बच्चे मर गए हैं ना, उन सब की हत्या भी उसी ने की है। हम अब और अपने गांव के बच्चों की बलि नहीं चढ़ने देंगे। चलो सभी मिलकर उस डायन को खत्म कर देते हैं। गुस्से में आग बबूला हुए सभी गांव वाले सरपंच के साथ उस बुढ़िया की कुटिया पर पहुंचे और उसको रंगे हाथ पकड़कर उसकी डंडों से पिटाई करने लगे। कमजोर बुढ़िया ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। अरे बाप रे, ये कितनी भयानक घटना है यार। सच में बहुत भयानक है। जो तुम सोच रहे हो वही सोचने की गलती गांव वालों ने भी की थी। मतलब कैसी गलती? असल में गांव में एक महामारी फैली थी। इस महामारी के असर से बच्चों को अजीब तरह की घुटन महसूस होती थी, जिससे परेशान होकर वो जंगल में हवा खाने चले जाया करते थे। लेकिन जंगल में जाने के बाद भी उनके हाथ और पैरों की हड्डियां गल जाती थी और उनकी मौत हो जाती थी। वो बेचारी बुढ़िया उस रात किसी बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गांव वालों ने बिना सोचे समझे ही उसको दोषी करार देकर उसे खत्म कर दिया। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी गलती। वो बुढ़िया एक अच्छी इंसान थी, लेकिन उसके बारे में गांव वालों ने बहुत ही घटिया बात सोची, इसलिए मरने के बाद वो चैटकिन बन गई है और 20 साल से कम उम्र के बच्चों को वो खत्म करने लगी और इसी तरह पूरा गांव उजड़ गया और एक जंगल में बदल गया। क्या चैटकिन अभी भी इस जंगल में भटकती है? हाँ, भटकती है। उसकी पहचान ये है कि रात के 12 बजे वो अपने असली रूप में आती है और अपनी उसी कुटिया के पास झाड़ू लगाती है। लेकिन आप तो हमें 8 बजे झाड़ू लगाती हुई मिली और आप जवान भी हैं, इसका मतलब हम सेफ हैं। तो ठीक है, तो अब आप लोग चैन से सो जाओ और आपको सुबह नाश्ता करवाकर मैं विदा करूंगी। ऐसा कहकर वो औरत एक कमरे में चली गई। कितनी डरावनी कहानी थी ना यार। बस सुबह हो जाए, उसके बाद तो इस तरफ हम कभी भटकेंगे भी नहीं। ये तय करके चारों लेट गए। उनमें से 3 आराम से सो गए, लेकिन न जाने क्यों शर्लिन को नींद ही नहीं आ रही थी। यार, इतनी गर्मी क्यों लग रही है मुझे यहाँ। दूसरे कमरे में जाकर सोती हूँ। ये कहकर शर्लिन उठी और एक कमरे में पहुंची जहाँ एक बड़ी सी खिड़की थी। खिड़की के पास लेटकर ठंडी हवा के झोंकों से उसको अच्छी नींद आ गई। अचानक तेज झाड़ू लगाने की आवाज से आदित्य, पुनीत और मनीषा की आंख खुल गई। तीनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा और नजर आया कि वही काली साड़ी पहने हुए एक बूढ़ी औरत चौखट पर झाड़ू लगा रही थी। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिल्कुल सफेद थे। उन तीनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। आ जाओ मेरे बच्चों, आज बहुत दिनों के बाद मेरी प्यास बुझेगी। ऐसा कहकर उसने एक पंजा आदित्य और पुनीत के मुंह पर मारा और फिर मनीषा को पकड़कर उसकी गर्दन में दांत गाड़कर उसका खून चूसने लगी। मनीषा की बॉडी कुछ ही पलों में सूखकर सफेद पड़ गई और उसकी जान चली गई। शर्लिन की आंख खुल गई और सामने का मंजर देख उसकी सांसें थम गई। 2 दोस्त मर चुके थे और तीसरे दोस्त पुनीत के पास बैठी चैटकिन उसके कंधे से मांस नोच नोच कर खा रही थी। अरे, तुझे तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा हुआ तू खुद ही सामने आ गई। शर्लिन बहुत तेज भागी
और जब तक वो चौराहे तक नहीं पहुंची जहां से उन्होंने टर्न लिया था, वो रुकी नहीं, वहीं पर आकर बेहोश हो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो सब कुछ शांत था। उसने गले में लटके हुए हनुमान जी के लॉकेट को देखा। जय हनुमान। और उसको समझ आया कि हनुमान जी ने ही उसकी रक्षा की थी, हनुमान जी ने ही उसको गर्मी लगाई थी, जिससे वो उन तीनों के पास सो न सके और शिकार होने से बच जाए। इस हादसे के बाद शर्लिन को खुद को संभालने में बहुत समय लग गया। आज वो नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन हर सुबह उसको वही मंजर याद आता है और वो सोचती है कि उस रात अगर हनुमान जी का वो लॉकेट उसके गले में नहीं होता तो वो भी अपने दोस्तों की तरह चैटकिन की शिकार हो जाती।